जी अस्सलाम वालेकुम कैफ। और आज के लेक्चर के हिस्से का आगाज करते हैं जो कि है लेक्चर नंबर 76। इसमें तीन छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। तीनों कंसेप्ट छोटे कौन से? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, डायरेक्टर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है। इसमें बेसिकली डायरेक्टर रिपोर्ट ही है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस तो बजाय एक लाइन का कंसेप्ट है, और एनुअल रिटर्न, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तीनों कंसेप्ट इंतहाई आसान और छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। 15-15 मिनट से, बल्कि आखिरी कंसेप्ट तो 5 मिनट का है, फिर भी हम कोशिश करके इसको 10 मिनट में कवर करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा, प्रीवियस जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने स्टडी किए हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, प्रीवियस लेक्चर में इनमें से कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एफिडेविट। स्टूडेंट ने पूछा एफिडेविट का हलफनामा, हाँ, स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि जब आप ऑडिट नहीं करवा रहे तो फिर आपको हलफनामा देना पड़ा कि सर हमने चेक कर लिया फाइनेंशियल में ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, पेड अप कैपिटल असल में ना जहाँ पे 10 मिलियन है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कि लॉ वाला 1 मिलियन ही लिखना चाह रहा था, लेकिन गलती से उसे 10, क्योंकि 10 मिलियन की वजह से कंफ्लिक्ट भी आ जाता है जो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। तो मुझे लगता है यहाँ पे 1 मिलियन, लेकिन चूंकि अब लॉ का असूल है कि गलती से भी अगर कोई लॉ बन गया तो पाबंदी तो उसकी वैसे ही होगी जो लॉ बन गया, तो इसलिए वो 10 मिलियन है। ठीक है, एग्जैक्ट 10 मिलियन में भी वो बन जा। हाँ जी बिल्कुल। क्या लिखा हुआ उसने? अप टू लिखा हुआ है कि मोर देन लिखा हुआ है? नॉट एक्सीडिंग का मतलब है कि 10 मिलियन वाली भी इसी में आएगी। अगर 10 मिलियन से ज्यादा है फिर वो लास्ट बन जाएगी, फिर उसके रिक्वायरमेंट सप्लाई हो जाएगी फाइलिंग वगैरह में। एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर वगैरह होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर। उसके बाद उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक करवानी है। अब वो एक्सटेंशन ले लेगा 30 दिन की, बाद में फिर उस साल तो फिर कर लेगी, अगले साल फिर अगले साल जाएगी ना, फिर 31 दिसंबर। हाँ, देखिए ये जो कंसेप्ट है ना 120 डेज और फिर इसके बाद वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, आपने सिर्फ करंट का सोचे, इस साल का। अब अगले साल क्या होगा ये अगले साल देखेंगे। क्वेश्चन का ये है कि सर अगर एक्सटेंशन ले ले तो क्या फिर नेक्स्ट ईयर में फॉल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो वो नेक्स्ट ईयर में, लेकिन कमीशन एक्सटेंशन देगा नहीं। फिर क्यों नहीं देगा? उसको भी पता है भाई वो 1 साल वाली रिक्वायरमेंट वायलेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर वो एक्सटेंशन दे दे तो फिर कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपने ये बात लिखनी है कि 120 डेज के हिसाब से 28 जनवरी बनता है, वंस इन ईच कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर बनता है। ये उन कंपनी की बात करो जिनका ईयर 30 सितंबर है। तो इसीलिए विच एवर इज अर्लियर, दोनों रूल्स को सामने रखे तो दोनों रूल्स को सामने रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर पे होनी चाहिए, जो कि 120 डेज के अंदर भी फॉल करता है और मंथ्स इन ईच कैलेंडर ईयर में भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखे कि एक्सटेंशन कमीशन या रजिस्ट्रार की अगर वो अलाउ कर दे तो अप टू 30 डेज हो सकती है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट क्या है? देखिए, होल्डिंग कंपनी क्या है ये तो आपको पता, बताने की जरूरत नहीं ना। एक ऐसी कंपनी जो कि दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को पॉइंट करती है, होल्डिंग कंपनी। रूल ये है कि अगर तो फर्ज कीजिए कि ये है एक कंपनी सिंगल जिसके ना कोई होल्डिंग कंपनी है ना सब्सिडियरी कंपनी, ए लिमिटेड, इसने सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। किसकी? अपनी। एक और कंपनी है बी लिमिटेड, इसकी भी ना कोई होल्डिंग कंपनी ना सब्सिडियरी कंपनी, हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। ये कंसेप्ट प्रीवियस हम पढ़ रहे हैं। कंसोलिडेटेड का कंसेप्ट क्या है? अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को हासिल कर ले, या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, अब मैं बार बार मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलूंगा, सिर्फ शेयर बोलूंगा, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को हासिल कर ले तो ये बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी ने अभी भी सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है अपनी अलग से। ठीक है, उसे
सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह ले, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह ले। लेकिन बी लिमिटेड ने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, एक अपनी सिंगल वाली और एक कंसोलिडेटेड। कौन सी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि अपने और सब्सिडरी कंपनी के रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल टीम की तरह, जैसे टीम होती है ना, टीम की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए एज टीम अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करें। जब एज टीम अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करेगी, यानी जिसमें होल्डिंग कंपनी का रिजल्ट भी आ रहा होगा, सब्सिडरी कंपनी के रिजल्ट भी आ रहे होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, वरना अकाउंटिंग में आप इसके बारे में सीखेंगे डिटेल कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर इसका अलग अलग, इस कंपनी का रेवेन्यू है 5 और एक्सपेंसेस हैं 3, तो इसका प्रॉफिट होगा 2। ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी लिमिटेड है, इसका अगर फर्ज कीजिए कि रेवेन्यू है 20 और एक्सपेंसेस हैं 10, तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 10। लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, ये बनाएगा कौन पहले तो ये बताए? बी के ए? ये बी बनाए, ए नहीं, बी। होल्डिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर। तो ये क्या करेगी? अपना और सब्सिडरी के रिजल्ट को कंबाइन करेगी। एक है तो एक, 10 है तो 10। तरीकाकार एक ही होगा। क्या? दोनों का रेवेन्यू ऐड कर दे, कितना बन गया? 25। दोनों के एक्सपेंसेस को ऐड कर दे, कितने बन गए? और प्रॉफिट कितना आ गया? ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसेप्ट क्या होता है और किसने प्रिपेयर करने हैं? इसमें सिर्फ 2 ट्विस्ट है जो उसने डिस्कस, जो जिसको सिखाने के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐड हुआ है। नंबर 1 के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर कौन कौन से आएंगे? अमाउंट तो ऐड कर लिया आपने, डिस्क्लोजर कौन कौन से आएंगे? 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, सब्सिडरी कंपनी का हर डिस्क्लोजर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए। दूसरे ऑप्शन, सब्सिडरी कंपनी के सिर्फ वो डिस्क्लोजर जो अहम है, जो मटेरियल है, जो जरूरी है। किसके लिए जरूरी? होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। सिर्फ वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने चाहिए। सेकंड ऑप्शन, यही उसने बताया। पढ़ के देख ले क्या कह रहा है वो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर वाला कोई होगा। डिस्क्लोजर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है भला? एक तो ये कह रहा है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी लॉ ने डिस्क्लोजर रिक्वायर किए वो सारे आएंगे। और फिर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि सब्सिडरी की ऑडिट रिपोर्ट में या सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनती है, अगर सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन जो अहम है या सब्सिडरी की लिखा ऑडिट रिपोर्ट में है लेकिन प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसके लिए रेलिवेंट है? होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने कंसोलिडेटेड। भाई लॉजिकल है रिक्वायरमेंट यही। फिर से सुन लें कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से डिस्क्लोजर आएंगे, अमाउंट क्या आएंगी वो तो पता चल गया हमें। डिस्क्लोजर पहला नंबर, वो डिस्क्लोजर जो लॉ ने रिक्वायर किया वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे डिस्क्लोजर, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, अहम चीजें जो होल्डिंग के मेंबर्स के लिए जरूरी है, तो वो भी कंसोलिडेटेड में आएंगे। डन जी, ये कंसेप्ट हो गया। एक मसला तो ये इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हुआ है, आधा क्लियर होगा। दूसरा मसला पता है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सीफैप लेवल, अभी छोटा सा कंसेप्ट है। सीफैप लेवल में जब अकाउंटिंग का पेपर करेंगे ना, या शायद कैफ में प्रॉब्लम हो, मुझे पता नहीं, कैफ का सिलेबस मैंने देखा नहीं। हमारे जमाने में सीफैप में होता था ये प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता है पुराना सीफैप इज इक्वल टू न्यू कैफ।
ये असूल पता है आपको, ये हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता आई कैप ऐसा कर। तो प्रॉब्लम ये होती थी, क्या अगर तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों का ईयर एंड सेम हो फिर तो कंसोलिडेशन बहुत आसान है, लेकिन क्या हो अगर दोनों का फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट हो, ये है ट्विस्ट इसका। हाँ शाबाश, यही सिखा। सब्सिडरी कंपनी इंटरम क्लोजिंग करेगी ताकि होल्डिंग कंपनी के साथ फाइनेंशियल ईयर, ये नहीं पड़ा, ये कैफ लेवल के सिलेबस में है इसी आर में, ये वही है। अब लेकिन उसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखें ये है टाइमलाइन, ये कंसेप्ट है टाइमलाइन से समझने वाला। देखिए मैं समझाने लगा हूं क्योंकि सबने ये सीआर नहीं पढ़ी होगी, सबने से बल्कि ज्यादातर ने नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैं समझाने लगा हूं। जिन्होंने सीआर पढ़ी है उनको तो अंदाजा होगा, फिर वो भी सुन ले जरा। ये है 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025, ये है होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड। किसका? सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड है ये। आगे सब्सिडरी, कौन सी आगे कंपनी? सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड आके खत्म होता है यहां, ये है समझे 30 जून, 30 जून, ठीक है, 2025। प्रॉब्लम क्या भला, जो कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपको जिसका हल बता रहा है, लीगली हल क्या करना है, इसी की वजह से काउंटिंग में ये हल फॉलो किया जाता है। होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड किसी और डेट पे एंड हो रहा है, क्या करें? हल समझ आ गया? लॉ ने पहला रिकमेंडेड सॉल्यूशन दिया। रिकमेंडेड सॉल्यूशन क्या दिया? भैया कोशिश करें कि सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड चेंज करके होल्डिंग के साथ सिंक्रोनाइज कर दे। सब्सिडरी का ईयर एंड, पहली कोशिश क्या करनी है? सब्सिडरी का ईयर एंड चेंज करके होल्डिंग के साथ रिकंसाइल कर दें, मैच कर दें। दोनों का ईयर एंड सेम डेट पे होगा, कंसोलिडेशन आसान हो जाएगी। बताइए एग्री करते हैं? पहला रिक्वायरमेंट यही। कोइंसाइडिंग फाइनेंशियल, कोइंसाइड का मतलब क्या है? मैच कर दो, ठीक है। लेकिन कहता है बाज़ औक़ात कंपनीज जो होती है ना, वो अपना ईयर चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनके बिजनेस की नेचर ऐसी होती है। जैसे होल्डिंग कंपनी, फर्स्ट मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, होल्डिंग कंपनी का वो सेल करती है, फॉर एग्जांपल वो सेल करती है चूल्हे, मिसाल समझा रहा हूं, ओगी बोगी मिसाल है लेकिन कंसेप्ट समझाने के। और सब्सिडरी कंपनी नहीं, होल्डिंग कंपनी सेल करती है एसी और सब्सिडरी करती है चूल्हे। अब जो सब्सिडी, एक कंपनी का पीक सीजन गर्मियों में है, एक का पीक सीजन सर्दियों में है। सर्दियों वाली कहती है सर पीक सीजन में हमारा ईयर एंड नहीं होना चाहिए, हम उधर कस्टमर को भुगताएंगे कि काउंटिंग भुगताएंगे। और होल्डिंग कहती है हमारा गर्मी में नहीं। समझ गए? तो बाज़ औक़ात नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से दोनों का ईयर एंड मैच करना पॉसिबल नहीं होता। इसका हल क्या है? इसका ये अमूमी तौर पे तब होता है जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड में 90 दिन से ज्यादा का गैप हो। एक सर्दियों में खत्म हो रही है ईयर एंड, दूसरा गर्मियों में। जब 90 डेज से 90 डेज देखे लिखा हुआ, इसको अंडरलाइन कर लें। हाँ जी, ठीक है। जब 90 डेज से ज्यादा का गैप हो तो फिर क्या होगा? सुने, फिर क्या होगा? जब 90 डेज से ज्यादा का गैप हो, जैसे इस केस में 90 डेज से ज्यादा का गैप है, फिर से स्टार्ट से होल्डिंग कंपनी ने होल्डिंग और सब्सिडी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या सिखा रहा है हमें? दोनों का ईयर एंड फर्क हो तो क्या करना है। पहला उसने हल क्या बताया? दोनों का ईयर एंड अगर डिफरेंट हो
तो सब्सिडरी का होल्डिंग के साथ कोइंसाइड कर दें। वो कहता है इसमें एससीसीपी कहता है इसमें होल्डिंग या सब्सिडरी हमारे पास आ जाए, जो भी अप्लाई हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम उसको इवन एजीएम में, एनुअल रिपोर्ट में जिस साल चेंज हो रहा है उस साल में कोई एजीएम कंडक्ट करने में रिलैक्सेशन चाहिए हो कि वो डिले करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिले करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 की बजाय 18 महीने की, या जो भी जरूरी होगा हम सारा पूरा फैसिलिटेट करेंगे। एससीसीपी ये कह रहा है। कब फैसिलिटेट करेंगे? क्योंकि ये है वंस फॉर ऑल सॉल्यूशन, परमानेंट, और ये बेहतर है, इसलिए ये पहले ये डिस्कस किया। फिर दूसरे नंबर में क्या कहा, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे कोई बिजनेस नेचर हो सकती है, ऐसे गर्मियों सर्दियों का मसला हो सकता है, और अमूमी तौर पे ये कब होता है, जब होल्डिंग और सब्सिडी में 90 डेज या ज्यादा का गैप हो। 90 डेज या ज्यादा है कि मोर देन है? मोर देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज का गैप हो, तो उस सूरत में फिर क्या जरूरी है, उस सूरत में फिर आपने इंटरम क्लोजिंग करनी है, क्योंकि बिजनेस की नेचर ऐसी है कि फाइनेंशियली मैच नहीं हो सकता। इंटरम क्लोजिंग का मतलब क्या है, ये सुन लें। साल यही होगा, अब ये होल्डिंग कंपनी आगे चलेगी, यहां पे आके, हालांकि उसने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी नहीं थी सब्सिडरी ने, लेकिन सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी कि 31 दिसंबर 2025 पे रुक के 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की अलग से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। लेकिन ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी कंपनी अपने शेयर होल्डर को नहीं देगी। किसको देगी? होल्डिंग को। किस लिए? कंसोलिडेशन के लिए। इसे कहते हैं इंटरम क्लोजिंग करना। डन जी? तो मुझे बताइए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से हमारे सिलेबस में उसने क्या बताया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। किसने बनानी है? होल्डिंग ने। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? ईयर एंड जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो पहला हल क्या बताया कि सब्सिडरी का ईयर एंड होल्डिंग के साथ मैच कर ले, सिंक्रोनाइज कर ले, कोइंसाइड कर ले, कोइंसाइड कर ले। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो ये चूंकि परमानेंट सॉल्यूशन है, एससीसीपी कहता है मैं इसमें आपको रिलैक्सेशन दे दूंगा, मीटिंग जब मर्जी करवाएं, फाइनेंशियल मतलब पहले साल में, मतलब कन्वर्जन वाले साल में, ट्रांजिशन में आपको राय दे देंगे। पर अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात बिजनेस की नेचर डिफरेंट होती है और गैप 90 डेज से ज्यादा का हो होल्डिंग और सब्सिडरी में, तो फिर क्या करना चाहिए? इंटरम क्लोजिंग का मतलब क्या है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड होगा ना, वहां पे रुक के एक खसूसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे पूरे साल की, और वो साल कौन सा होगा? जो होल्डिंग वाला है। लेकिन ये फाइनेंशियल, जो इंटरम वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सब्सिडरी कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए नहीं बना रही। डन जी? यही कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट था जो उसने आपको सिखा। इंटरम क्लोजिंग समझ आ गया, डिस्क्लोजर भी समझ आ गया, बाकी सेम कंसेप्ट वही है। ऑथेंटिकेशन कैसे ऑथेंटिकेशन होगी? जैसे पहले होती है, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा? वही जिसने एनुअल को किया था। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा? वही जिसने एनुअल को किया था। ठीक है जी? प्रैक्टिकली जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और जो ये इकट्ठी भेजी जाती है। प्रैक्टिकली क्या होता है, इसलिए जितने भी रूल सर्कुलेशन के हैं, अप्रूवल के हैं, ये दोनों के 100% सेम है, एक ही सेट के अंदर। यानी जो एजीएम का नोटिस होता है ना, उसमें इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेटेड भी, इसलिए दोनों के सारे रूल सेम है। आपके लिए गुड न्यूज है, अप्रूवल का, ऑथेंटिकेशन का, सर्कुलेशन का, फाइलिंग का, सारे के सारे रूल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेम वैसे ही हैं जैसे क्लियर जी? ये हमारा
इंटरम ना बोले, बोले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा? होगा। कौन करेगा भला? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर। ठीक है जी, ये क्लियर? ये कंसर्ट भाई, रीडिंग के लिए टाइम चाहिए कि आगे चलें? टाइम चाहिए। अच्छा, रीडिंग के लिए ये मनोरंजन के लिए टाइम नहीं है, ये आप एंड में कीजिएगा। 3 मिनट का टाइम है। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर ले, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, पास कीजिए जी। उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? सब ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा डायरेक्टर रिपोर्ट। अच्छा, इसका कंसेप्ट समझ लेंगे ना तो ये याद करना आसान हो जाएगा। इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज है, कंसेप्ट सिर्फ एक है कि डायरेक्टर रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कंपनी हर साल जो कुछ करती रही है, पूरे साल में जो भी उसकी कारकर्दगी है, शेयर होल्डर्स को पता चलनी चाहिए डायरेक्टर सारा साल क्या करते रहे। कैसे बताई जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी सारा साल क्या करती रही है, शेयर होल्डर तक ये कैसे बताया जाता है? समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के पता चलेगा कि कंपनी सारा साल क्या करती रही है, कितनी सेल, परचेज, खर्चे कितने, प्रॉफिट कितना, डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोबेबली किसी भी कंपनी, उसकी मैनेजमेंट, उसके डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना हो तो सबसे अहम टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको देखना। अब यहां पे डायरेक्टर्स एक बात करते होते हैं, आपने बताना है डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि गलत। डायरेक्टर कहते हैं सर आप किसी भी पर्सन को वैल्यूएट करते, आपने किसी भी पर्सन का अंदाजा लगाना है वो कैसा है, तो क्या सिर्फ ये देखेंगे उसके पास कितने पैसे हैं, या कोई नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी देखेंगे? भाई वो अच्छे काम कितने करता है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करता है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, चलते चलते कहीं खाने पे सड़क पे तो नहीं फेंक देता, सफाई सुथराई का, भाई ये भी देखेंगे कि नहीं? देख पक्का, सिर्फ पैसे नहीं देखे, नो डाउट पैसे एक अहम चीज जरूर है वैल्यूएट, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं। डायरेक्टर भी यही कहते हैं सर आपने हमारी पूरे साल की फाइनेंशियल आपने परफॉर्मेंस वैल्यूएट करनी है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आप हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट नहीं कर सकते। पिछले साल की निस्बत इस साल प्रॉफिट कम है, हो सकता है प्रॉफिट इस वजह से कम हो कि हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए हमने इस साल अपने एम्प्लॉयज के लिए एक नया स्कूल ओपन किया है जिसमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन सब्सिडाइज रेट्स पे हमारे एम्प्लॉय के बच्चे हासिल करते हैं, कल को वो भी अच्छी जगह पे जा सके, अच्छे शहरी बन सके, तो क्या बुरा किया? लेकिन अगर सिर्फ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो लगेगा बुरा किया। आप हमें कहेंगे सर हमारी परफॉर्मेंस डाउन गई, परफॉर्मेंस डाउन नहीं गई भाई। जब हम फैक्ट्री चलाते हैं तो पोल्यूशन बढ़ती है, तो हमने चूंकि पोल्यूशन है तो सर्दियों में खास तौर पे जब ये फोग वगैरह बढ़ती है, स्मोग आ जाती है, तो हमारे बहुत से सिटीजन बीमार हो जाते हैं शहरी। तो हमने हवा को, मौसम, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करने के लिए कि कम से कम हमारी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, हमने ज्यादा दरख्त लगाए हैं। हमने जो इनपुट यूज करते हैं कोयला फॉर एग्जांपल, उसको रिप्लेस करके अब हमने पेट्रोल या सोलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इस वजह से खर्चा। तो क्या हमने बुरा किया है? लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो लगेगा बुरा किया, क्योंकि उधर तो प्रॉफिट कम हो गया। तो जो बेसिक पॉइंट था डायरेक्टर का वो ये कि सर आप सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के हमारी ट्रू परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। हमारी ट्रू परफॉर्मेंस को जज करना है तो कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपको अपने सामने रखनी पड़ेगी जो कि IFRS रिक्वायर नहीं करते। हमने कहा अच्छा वो क्या? मैंने कहा सर वो सारी चीजें हम आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में बताएंगे। तो डायरेक्टर रिपोर्ट बेसिकली किस चीज का नाम है कि डायरेक्टर प्रिपेयर कौन करेगा? डायरेक्टर, नाम से जाहिर है डायरेक्टर रिपोर्ट है। ये डायरेक्टर की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होती है।
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रही है, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल भी जिक्र हो रहा होगा, लेकिन फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल चीजों का भी जिक्र हो रहा होगा ताकि डायरेक्टर की ट्रू परफॉर्मेंस सामने आ सके। तो मुझे बताइए आपके ख्याल में क्या शेयर होल्डर्स को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट भी सेंड करनी चाहिए? यही कंसेप्ट है। अब ये इसमें सिखाएगा क्या? इसमें वो आपको ये सिखाएगा कि डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। क्या सिखाएगा? बाकी सारा कंसेप्ट रटे वाला है। कंसेप्ट आपको बता दिया डायरेक्टर रिपोर्ट इजाद क्यों हुआ। अब आगे कहानी जो अब याद करने वाली है कंसेप्ट वो भी सुन ले। सबसे पहले क्या डायरेक्टर रिपोर्ट हर कंपनी ने प्रिपेयर करनी है? नहीं। बड़ी कंपनी, कौन सी कंपनी ने? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर। ये कंसेप्ट याद कर लें, आगे चल के किसी और सब्जेक्ट में एज इट इज यही लाइन आपके बहुत काम आएगी कि डायरेक्टर रिपोर्ट किन कंपनी ने प्रिपेयर करनी है? एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन और मोर। तो बताइए क्या लिस्टेड कंपनी ने डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है? करनी है? नो। ये हाल है आपके लॉ के कंसेप्ट का। लिस्टेड ने क्यों? उधर लिस्टेड तो लिखा ही नहीं हुआ, पब्लिक होती है लिस्टेड। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? समझाते नहीं आप इनको, ठीक? अच्छा, डायरेक्टर रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करनी है? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रिपेयर करनी है। और किसने करनी है? डायरेक्टर रिपोर्ट डायरेक्टर ही प्रिपेयर करता है, और कौन करेगा? अच्छा, अप्रूव कौन करेगा? डायरेक्टर बनाएंगे, डायरेक्टर साइन कौन करेगा? चीफ। क्यों बोला? चीफ एग्जीक्यूटिव भी डीम्ड डायरेक्टर होता है। अब आप कहें सर इधर तो सारा कह रहे हैं डायरेक्टर प्रिपेयर करेंगे, तो चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों? क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी अहम चीज क्या है जो एग्जाम में पूछेगा, वो पूछेगा डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या, डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखना क्या क्या है। देखिए समझ आए या ना आए, याद सारा कर लेना। जिस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है वो सुन ले। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि इधर इसने 10 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 14 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको 4 भूल गए, 10 याद है, 10 भी याद रह गए ना, बड़े हैं। अहम चीज क्या है? अहम चीज ये कि लॉ कहता है कुछ कंटेंट्स का मतलब एलिमेंट्स, रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हर कंपनी की रिपोर्ट डायरेक्टर रिपोर्ट में आएंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक कंपनीज की रिपोर्ट में आएंगे डायरेक्टर रिपोर्ट में, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में आएंगे। मुझे सिर्फ ये रिस्क है कि आप इसको पिक नहीं कर पाएंगे, मिक्स कर देंगे। फिर से सुन लें, इस लर्निंग एग्जाम में कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट सबसे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंसेप्ट है क्या? डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स बताएं। इसमें किस चीज में मुझे खतरा नहीं है आपकी तरफ से कि सर ये याद करते हैं भूल जाता है, 14 एलिमेंट्स है, कभी से इनमें 7 आ जाते हैं, कभी 8, कभी 6, कभी 10, ये चलता रहेगा। 14 कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, मेरे से लिखवा ले, कभी नहीं आएंगे, ना ही जरूरत है। मसला ये नहीं है, मसला क्या वाला? मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स, ठीक है, मिक्स कर देंगे। जैसे अगर वो आपसे पूछेगा कि बताओ पब्लिक कंपनी के क्या पब्लिक कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या कुछ लिखोगे, तो ये देखा, यही था, यही खतरा था, यही। हाँ, दोनों एवरी वाला किसने लिखना है? ये। और ये कैसे भूल गए? और ये कैसे भूल गए एवरी? क्या हो गया? स्टिक, हाँ स्टिक, एवरी कैसे? मैं समझा शकुंतला बाजी है। हमारे घर में छिपकली आती है तो उसे कहते हैं शकुंतला बाजी। अल्लाह माफ करेगी। मैं किधर है? ओके, कोई बात नहीं, फिर से आना। अगर कोई
प्राइवेट कंपनी है उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन से कंटेंट्स लिखने हैं? ये वाले लिख के देखा, वही वही। और प्राइवेट कंपनी ने तो डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी ही नहीं है। खुदा का हो गया। क्या करते हैं आप? क्या बोला था, क्या खतरा है? जो खतरा था वही हो रहा है ना। आप क्या बस ये कंटेंट्स याद कर लिए, 10 नहीं 12 12 14 ये नहीं याद हो रहे। मेन जो से बड़ा अहम कंसेप्ट है एवरी कंपनी कौन सी जिसके लिए रिक्वायरमेंट है, और पहले इधर से पास होगा तो फिर नीचे जाएगा ना। अब आप ये कहेंगे सर अब मैं आपसे पूछूंगा कि लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन से एलिमेंट होने चाहिए? ये मार दे इसको, उड़ा दे इसको। और लिस्टेड ये तो है ही है, क्या लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी में नहीं आती? और ये भी तो आएंगे फिर। क्या लिस्टेड कंपनी एवरी कंपनी में नहीं आती? और तो ये भी तो आएंगे फिर। उसने खा लिया, वापस लेना एक खाया पड़ा, कैसे पड़ा हुआ रहने, खाया हुआ ले ले। क्या करते हैं आप लोग? इसके साथ लिख दे एडिशनल बिजनेस एडिशनल। कोई बात नहीं। देखिए क्लास में गलती करना बेहतर है एग्जाम में गलती करने से। तो क्लास में जो गलतियां हो जाती हैं इसका मतलब है आइंदा वो एग्जाम में नहीं करेंगे। तो क्लास में गलती होना नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव है, ताकि पता चल गया हम आइंदा से अलर्ट हो जाएंगे। अगर हम आइंदा से अलर्ट हो जाएंगे तो ये एडिशनल है। अच्छा आप बताएं क्या क्या है। अब बाकी ये रटे वाला काम है कि भाई हर डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। हर कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में आएगा क्या? स्टेटमेंट ऑन स्टेट ऑफ कंपनीज फेयर एंड फेयर रिव्यू ऑफ बिजनेस कैसा चला। जैसे पूछने क्या हाल चाल है आपका, तो इसमें बता रहे होंगे कि क्या कंपनी का पूरे साल में क्या हाल चल रहा है। बताएंगे डूब गई कंपनी, हालात खराब थे मुल्क के, बड़ी मुश्किल से बचे तनख्वाहें नहीं पूरी वगैरह, ये सारा इधर बताते हैं इसमें। फिर अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर ने कोई डिविडेंड रिकमेंड किया हो तो स्टॉक एक्सचेंज की अगर 700 कंपनीज हैं तो 650 कंपनीज में तो ये लिखा होगा क्या कोई डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया है। नहीं कोई ऊपर हालात खराब है तो हालात खराब में डिविडेंड किया, अगर किया तो रिकमेंड कर देंगे। और फिर अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया है, अगर कोई प्रॉफिट, अगर सर प्रॉफिट हो तो रिजर्व में ट्रांसफर करें ना, अब प्रॉफिट ही नहीं था तो किया ना, अगर किया तो लिख देंगे, करेंगे सैलरी लाइबिलिटी। अगर कोई, अच्छा ये तो हर कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी है तो भी वो चीजें 3 आएंगी, पब्लिक है तो भी आएंगी, है तो भी आएंगी। अब अगर पब्लिक कंपनी है तो मजीद क्या क्या लिखना है? नाम ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की तबाही के पीछे किनका हाथ है। बिजनेस एक्टिविटीज, देखिए नाम से ही जाहिर है, आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी क्या खरीदती बेचती रही है। प्रिंसिपल रिस्क, बड़े बड़े रिस्क क्या हैं कंपनी को जो फेस करना है। भैया हमारी वाली कंपनी है, रिस्क क्या है? आग लग सकती है, ये रिस्क है। भाई हम एक्सपोर्ट करते हैं, रिस्क क्या है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो रिस्क है। भाई हमारी कंपनी ऑयल पे चलती है, रिस्क क्या है? फिर ईरान ने बंद कर देना है तो ऑयल तो हमारा गया। क्या करते हैं, कभी सुलह कभी लड़ाई, कभी सुलह कभी लड़ाई है। मुल्क ना हो गए, मियाँ बीवी हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कब सुलह। मटीरियल चेंजेस क्या है? भाई कंपनी के बिजनेस में बड़ी बड़ी चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है? भैया स्टार्ट में तो हम कोचिंग सर्विस क्लासेस प्रोवाइड करते थे, दरमियान में सोचा ये समोसों वाला बिजनेस भी ठीक है तो वो भी शुरू कर दिया। मटीरियल चेंजेस याद है, नेचर ऑफ बिजनेस। सब्सिक्वेंट इवेंट, भाई साल खत्म होने के बाद भी अगर कोई अहम चीज है तो वो बता देनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब तक ही बनती है? ईयर एंड तक की। लेकिन ईयर एंड के बाद भी 120 दिन लग जाते हैं ना फाइनेंशियल में, तो उस 120 दिन में अगर कोई अहम चीज हुई हो उसे क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट, वो बता दो। ऑडिटर्स कमेंट, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में जो जो कहा गड़बड़ हो रही है, डायरेक्टर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नहीं सर ऑडिटर झूठ बोल रहा है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में हमें बुरा कहा हुआ है। ठीक है, कमेंट्स।
शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के कितने शेयर किसके पास है। होल्डिंग कंपनी डिटेल, होल्डिंग कंपनी कौन सी है कंपनी की, कहीं इसराइल में तो नहीं है, ये खास तौर पे इसराइल से कोई आपको ताल्लुक। अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर जानते हैं, ये प्रॉफिट है, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ मेजरमेंट। डेट डिफॉल्ट, अगर कोई लोन रीपे करने में डिफॉल्ट किया है वो बता देना। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब है कि क्या कंपनी का पैसा कंट्रोल चेकिंग करने के बाद खर्च किया जा रहा है कि बगैर चेकिंग के, कंपनी के पैसों के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, अच्छे कंट्रोल, यानी अगर हर खर्चा अप्रूवल के साथ हो रहा हो, चेकिंग के बाद हो रहा हो, तो हम कहते हैं गुड इंटरनल कंट्रोल, गुड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। और अगर जिसकी जो मर्जी खर्च कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बैड इंटरनल कंट्रोल। मटेरियल कमिटमेंट्स, जैसे कोई एग्रीमेंट कर लिया बड़े बड़े, वो बता देंगे। डायरेक्टर सीईओ ये कितना पैसा घर लेके गए, आगे गए हैं, ठीक है, पता चले सारे एम्प्लॉयज के सैलरीज एक तरफ, डायरेक्टर सीईओ की सैलरी एक तरफ, बराबर एक बराबर। अदर इंफॉर्मेशन, इसके अलावा भी कोई जरूरी चीज जरूर तो बता दें, ठीक है। लेकिन नोट करें वो जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, वो तो इसमें कभी है, हाँ वो अदर नहीं, हाँ वो अदर इंफॉर्मेशन में भी आ सकती है, लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। लिस्टेड कंपनी का एक अलग से डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर सेक्शन होगा जिसे क्या बोलेंगे, बिजनेस रिव्यू सेक्शन। ये एडिशनल है, इसके साथ एडिशनल लिख लें, कहीं है ना लिस्टेड कंपनी बोले तो वो आप ये, हाँ अगर कहें लिस्टेड कंपनी में जो एडिशनल होती है चीजें तो फिर यही बताएंगे, लेकिन अगर कहें लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टर बोर्ड में क्या क्या आएगा तो फिर सारा कुछ ही आएगा, समझ रहे। बिजनेस रिव्यू में क्या क्या आना चाहिए लिस्ट, मेन ट्रेंड एंड फैक्टर्स लाइकली टू अफेक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड, फ्यूचर में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है ये भी बताओ। भैया ऊपर तुमने इधर ये तो बता दिया कि कंपनी की इस साल हालत तबाहशुदा है, पहले में इस साल की तो बता दी, फ्यूचर की भी बता दो, फ्यूचर की भी तो ये यहां पे बता दे, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, इंपैक्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेशन एनवायरनमेंट, कंपनी की वजह से पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है कि कमी, ये बता दो। एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, मतलब क्या, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सोसाइटी के लिए अच्छा शहरी होने के नाते, अच्छा नागरिक होने के नाते क्या क्या का अच्छे काम, अच्छे काम बताओ, यहाँ पे क्या बताओ, अच्छे, किसी को डोनेशन दी हो, कोई हॉस्पिटल बनाने में डोनेशन दी हो, कोई स्कूल खोला हो, दरख्त लगाए हो, और क्या क्या अच्छे काम हो सकते हैं। एम्प्लॉयज को दोपहर का खाना दे देते हैं और वगैरह वगैरह। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर यहाँ पे कहते हैं हाँ कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, ऊपर उन्होंने कंट्रोल्स बताए थे कि एडिक्वेट है कि नहीं, यहाँ पे ये बताए थे कि डायरेक्टर के ख्याल में कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है, कंट्रोल्स की। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है सिस्टम, कंपनी के अंदर जो सिस्टम चलता है वो अच्छा है कि, और जस्टिफिकेशन फॉर नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड डिस्पाइट प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो और कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसकी रीजन बताई जाएगी कि भाई क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट, क्या रीजन हो सकती है आपके ख्याल में। नहीं प्रॉफिट है लेकिन डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, हाँ वो कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके हैं, अभी आप 10 रुपए ना ले, अगले साल 50 ले लीजिएगा, ठीक है, अच्छा है मौका। यह है डायरेक्टर। फिर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का मतलब क्या है, एससीसीपी एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी कह सकता है कंपनीज को, बस इतना, एक लाइन का कंसेप्ट खत्म। यानी एससीसीपी कुछ और चीजें भी कह सकता है कि इसको भी कंप्लाई करना है, तो एक कंप्लायंस होती है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो डायरेक्टर बोर्ड का कंसेप्ट समझ आया, क्या कंसेप्ट है भला, डायरेक्टर किस चीज का ओनर होते हैं, क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं सर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना वैल्यूएट करो, हाँ डायरेक्टर बोर्ड भी पढ़ो। अब आखिरी कंसेप्ट छोटा सा 5 मिनट का, जिसको हमने जबरदस्ती 10 मिनट में पढ़ना है, क्या भला, एनुअल क्या है, सिंपल सुन लें,
हर साल कंपनी के जो जो अफसरान हैं, कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, एनुअल रिटर्न का पहले कंसेप्ट सुने। कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है जो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाई हुई है, हर साल वो अपडेट करनी है। रजिस्ट्रार के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, शेयर रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, लॉयर कौन है, ऑडिटर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस सारी इंफॉर्मेशन को हर साल, क्योंकि इस साल में चेंज आ सकते हैं, अपडेट करने के लिए एनुअल रिटर्न फाइल होती है। एनुअल रिटर्न क्या है, ये एक रिटर्न, जैसे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना हर साल, एनुअल रिटर्न भी फाइल होगी हर साल। किसको फाइल होगी, टैक्स रिटर्न किसको फाइल करते हैं, कमीशन। ये एनुअल रिटर्न किसको फाइल करनी है, इसमें क्या होगा, पूरे साल में मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आती रही, बेसिक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं एनुअल रिटर्न है डॉक्यूमेंट जो कंपनी शो करवाएगी, डिटेल होती है कंपनी की डिटेल, जैसे डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, लीगल ऑडिटर कौन है, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, रजिस्ट्रार, ये सारी कंपनी के बारे में डिटेल होती है। कंपनी क्यों एनुअल, क्यों, ताकि रजिस्ट्रार के पास हर वक्त अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। एनुअल रिटर्न कब प्रिपेयर करनी है, देखें एनुअल रिटर्न में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। ये इंफॉर्मेशन किस डेट की होनी चाहिए, जैसे टैक्स रिटर्न में, टैक्स में पढ़ा होगा आपने, टैक्स से होता है 30 जून तक का, लेकिन रिटर्न फाइल कब करनी है, 30 सितंबर तक। उसी तरह सुने, एनुअल रिटर्न किस डेट की होगी, एजीएम की डेट पे, यानी एजीएम के डेट में कंपनी के जो जो ऑफिसर इंफॉर्मेशन है एनुअल रिटर्न में वो इंफॉर्मेशन लिखनी है। लेकिन फाइल कब करनी है, एजीएम के बाद 30 दिन के अंदर अंदर। डेट, इंफॉर्मेशन किस डेट की लिखनी है, एजीएम की, लेकिन रजिस्ट्रार को फाइल कब करनी है, और अगर एजीएम नहीं हुई तो फिर कैलेंडर ईयर यानी 31 दिसंबर को। भाई ये बात समझ आ गई, ओके। 30 दिन वाली बात किधर लिखी, हाँ ये 30 दिन, 15 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है लिस्टेड कंपनी के केस में, लेकिन स्टैंडर्ड 30 दिन है, ओके। अब बताइए, अब आगे चलें। एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल एनुअल रिटर्न ईच ईयर विद रजिस्ट्रार, ये बात समझ आती है। एनुअल रिटर्न मस्ट इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स एज ऑफ डेट ऑफ, और एनुअल रिटर्न की डेट यानी वो एजीएम वाली डेट है, उसमें सारे पर्टिकुलर होने चाहिए। एनुअल रिटर्न के फॉर्मेट है, फॉर्मेट सुन ले, 3 फॉर्म है, ए बी सी। आखिरी चीज, आखिरी आज के लेक्चर का आखिरी लेक्चर के आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव का आखिरी कंसेप्ट, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, 3 फॉर्म है। आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कौन सा फॉर्म कब यूज करना है। फॉर्म कौन कौन से है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। अच्छा आप खामोश ऐसे हो गए जैसे मैं आखिरी वसीयत करने लगा हूं, मैं हैरान हो गया। जल्दी जल्दी कह, जल्दी जल्दी। एक कंपनी ने कौन सा फॉर्म ए किस कंपनी ने यूज करना है, फॉर्म बी किस कंपनी ने यूज करना है, फॉर्म ए किस कंपनी ने, बी किसने। एक्सेप्शन, अगर पिछले साल की निस्बत अब आप सोचें पूरे साल में कोई चेंज ही ना आया हो तो फिर सोचे फॉर्म सबमिट करवाना चाहिए कि नहीं। सवाल ये है, अगर तो चेंजेस हुई ना, सीईओ चेंज हो गया, कंपनी को फॉर्म में जमा करवाना चाहिए या नॉट हैविंग, फिर तो फॉर्म एनुअल रिटर्न सब समझ आती है। एनुअल रिटर्न की कितनी शक्लें हैं, जैसे था ना वो आर्टिकल्स की थी, फॉर्म ए, फॉर्म बी, बड़ा था, टेबल ए, टेबल बी। एनुअल रिटर्न सबमिट करवानी है, हर कंपनी ने करवानी है। फॉर्म क्या होगा, 3 फॉर्म मौजूद है, ए बी सी। फॉर्म ए किसने इस्तेमाल करना है, बी किसने, सी के बारे में सुन लीजिए।
अगर तो पूरे साल में कोई चेंज नहीं हुई हो तो गैस करें कि रजिस्ट्रार को हमने कुछ भी नहीं फाइल करना कि ये बताना है कि कोई चेंज नहीं है। फॉर्म सी इसीलिए, फॉर्म सी किस लिए है भला? रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है कोई चेंज। लेकिन अगर कंपनी ऐसी है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है और उसका कोई चेंज नहीं है, तो फिर इसने क्या करना है? कोई रिटर्न फाइल कर देनी। फिर से एनुअल रिटर्न क्या है? कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने किसको जमा करवानी है। ये इंफॉर्मेशन किस डेट की होनी चाहिए? एजीएम की। और अगर एजीएम नहीं हुई तो लास्ट कैलेंडर ईयर यानी 31 दिसंबर। सबमिट कब करवानी है एनुअल रिटर्न? रेलिवेंट डेट के 30 दिन के अंदर, यानी एजीएम है तो 30 दिन वरना कैलेंडर ईयर। हाँ, एक्सटेंशन हो सकती है, रजिस्ट्रार दे देगा। अमूमी तौर पे लिस्टेड कंपनी कमीशन के पास जाती है, यहाँ पे उसने रजिस्ट्रार के पास भेजा। अहम सवाल, एनुअल रिटर्न के 3 फॉर्म है, किस वक्त कौन सा फॉर्म यूज होगा? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है फॉर्म ए, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, और अगर इंफॉर्मेशन वही है जो पिछले साल थी, पूरे साल में कोई इंफॉर्मेशन चेंज ही नहीं हुई, तो अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है तो फिर बिल्कुल चुप कर जाए, कुछ भी नहीं करना, प्राइवेट कंपनी। और अगर ज्यादा है पेड अप कैपिटल, फिर क्या करें? फिर फॉर्म सी। सिंगल मेंबर कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है, उसने कुछ फाइल करने नहीं। कब नहीं फाइल करना? जब वो चेंज, शाबाश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल है। और अगर चेंज हो तो फिर तो जाहिर है ए या बी फाइल करा। कोई चेंज नहीं है तो छोटी छोटी कंपनी अगर एसएमसी या प्राइवेट तो कुछ भी नहीं करना, और अगर उससे बड़ी है, बस ये था कंसेप्ट। अगर नहीं फाइल करते तो लिस्टेड कंपनी के लिए बड़ी पेनल्टी 2 नंबर, और बाकी के लिए अभी 10 मिनट पूरे नहीं हुए, जल्दी खत्म। कोशिश तो मैंने की थी 10 मिनट लग जाए। तो बताइए आज क्या कुछ सीखा वाला हमने? बुक्स ऑफ अकाउंट सीखे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, डायरेक्टर रिपोर्ट सीखी, एनुअल रिटर्न सीखा। फिर से क्या सीखा? बुक्स ऑफ अकाउंट सीखा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, डायरेक्टर रिपोर्ट सीखा, एनुअल रिटर्न सीखा। फिर से क्या सीखा? बुक्स ऑफ अकाउंट सीखी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी, कंसोलिडेटेड, डायरेक्टर रिपोर्ट। क्लियर? घर जाके पढ़ जरूर लीजिएगा। अभी नहीं, आज नहीं, कल सुबह, कल की बात कर, आज नहीं, आज हिम्मत नहीं, मुझे पता है। आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।